हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारे पास एक सीएसआई नेट का जुलाई 2025 का ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन है। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि दिखने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट इतना है नहीं। तो देखिए, एफ जो है हमारे पास एक फंक्शन गिवन है सी टू सी कॉम्प्लेक्स प्लेन से कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। एंड स्पेसिफिकली इन्होंने जो है मेंशन किया है कि ये पॉलिनोमियल मैप है। ठीक है। फॉर आर ग्रेटर देन जीरो लेट गामा आर, इन्होंने एक और फंक्शन डिफाइन किया है क्लोज इंटरवल 0,1 से कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। किस तरीके का मैप है? आर ई टू द पावर 2 पाई आई टी। तो सबसे पहले जो है मैं गामा आर को लिख लेता हूं। गामा आर टी इज इक्वल्स टू आर ई टू द पावर 2 पाई आयोटा टी। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एग्जिस्ट कर रही है ऐसी लिमिट सी बिलोंग्स टू आर सच दैट 0 to 1 इंटीग्रल जो है ये अप्रोच करे एक कांस्टेंट सी को। एंड ये इंटीग्रल क्या है? गामा डैश है, फिर एफ ऑफ गामा आर है, यानी कि कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है। एज आर टेंड्स टू इंफिनिटी, आर टेंड्स टू इंफिनिटी के ऊपर ऐसे चीज ये होल्ड करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है ये मॉड के फॉर्म में गिवन है, तो इसको जो है हम थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करते हैं। एंड हमें बताना है फॉल्स कौन सा है, ट्रू नहीं बताना है, फॉल्स बताना है। ठीक है। तो यानी कि एक ऑप्शन कोई इनमें से फॉल्स होगा एंड बाकी सभी ऑप्शन जो हैं वो ट्रू हो जाएंगे। तो आइए इसे सिंपलीफाई करते हैं। सबसे पहले गामा डैश आर टी निकालते हैं। तो देखिए, गामा डैश आर टी क्या होगा? आर तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर 2 पाई आर टी। ई टू द पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है। फिर जो पावर में टर्म है टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हमें चेन रूल लगाएंगे। सो 2 पाई आयोटा हमारे पास बाहर आएगा। अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, मॉड लेना है। ठीक है, मॉड लेना है हमें यहां पर। तो मॉड जैसे ही मैं लूंगा, क्योंकि देखिए मॉड अगर इस तरीके से गिवन है तो मॉड यहाँ पर बीच में स्प्लिट भी हो जाएगा, मॉड में कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड गामा आर डैश टी जो है वो मुझे क्या मिलेगा? मॉड ऑफ आर ई टू द पावर 2 पाई आयोटा टी एंड 2 पाई आयोटा। ठीक है। तो अब हम जब मॉड लेंगे तो देखिए आयोटा का मॉड क्या हो गया? मॉड आयोटा 1 हो जाएगा। ठीक है। मॉड आर, आर ग्रेटर देन जीरो ऑलरेडी गिवन है, पॉजिटिव वैल्यू है। एंड 2 पाई भी जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है, 2 भी पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव है। 2 पाई आर और मॉड ई टू द पावर 2 पाई आयोटा भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मॉड ई टू द पावर 2 पाई आयोटा क्या होगा? 2 पाई आयोटा टी, सॉरी कॉस 2 पाई टी। ई टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जो यूलर फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो बस वही यूलर फॉर्मूला का अगर हम यूज करें यहां पर, तो देखिए अब मॉड क्या हो जाता है? अगर आपके पास में a प्लस आयोटा b है तो इसका जो मॉड है वो क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 2 पाई आयोटा टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी। सॉरी आयोटा नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 2 पाई टी है। और देखिए कॉस स्क्वायर 2 पाई टी है, साइन स्क्वायर 2 पाई टी है, टी चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कॉस एंड साइन की आइडेंटिटी है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये गायब हो गया, आयोटा की भी मॉड जो है 1 ही होगा। तो 2 पाई आर बचा हमारे पास, तो हमारे पास आधी जो है वैल्यू आ चुकी है। अब हमें गिवन है कि पॉलिनोमियल मैप है। तो पॉलिनोमियल मैप किस किस तरीके का पॉलिनोमियल मैप हो सकता है? दो तो हमें ऑप्शन से मिल रहा है। सी ग्रेटर देन जीरो, सी इक्वल टू जीरो हो सकता है, हो सकता है जीरो के ऊपर ही मैप हो। ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल मैप क्या होता है? एफ जेड इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन जेड की पावर 1 प्लस ए टू जेड की पावर 2, कहीं ना कहीं जाकर के एन के ऊपर रुक जाएगा, ए एन जेड टू द पावर एन। ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल मैप होता है हमारे पास। अब यहां पर a1 a2 an कुछ भी हो सकते हैं। अगर मैं a1 से लेके an और a0 सबको जीरो लेट कर दूं तो मेरे पास जीरो फंक्शन आ जाएगा, वो भी एक पॉलिनोमियल मैप है। अगर मैं a1 से लेके an सबको जीरो रखूं बट a0 को अगर पॉजिटिव रखूं तो मेरे पास फंक्शन f जो है कांस्टेंट आ जाएगा, वो भी एक पॉलिनोमियल मैप है। तो पॉलिनोमियल मैप यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बट अभी हम जो है शो करेंगे कि
ये जो पॉलिनोमियल मैप है इसके अंदर z की पॉजिटिव पावर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती, उसके लिए हमें इंटीग्रल को जो है ध्यान से देखना होगा थोड़ा। तो इंटीग्रल देखिए आपका जो है किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा 0 to 1। अब मॉड गामा डैश आर टी वाली टर्म हम लिख देते हैं यहाँ पर। मॉड गामा डैश आर टी यहाँ पर 2 पाई आर कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर मॉड एफ ऑफ गामा आर टी है, तो गामा आर टी क्या है, सॉरी आर ई टू द पावर 2 पाई आयोटा टी। ठीक है, एंड डी टी है साथ में। ये इंटीग्रल अप्रोच करना चाहिए सी एज आर टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, अब यहां पर देखिए बाहर हमारे पास एक आर आ रहा है। ठीक है, अब ये आर जो है ये तो आप हटा नहीं सकते, यहां से कहीं भी तरीके से आर नहीं हट सकता। ठीक है, तो अगर यहां पर z की कोई भी पॉजिटिव पावर आ गई तो आपके पास r बच जाएगा, एंड ये टर्म जो है कांस्टेंट c के ऊपर नहीं जा पाएगी। कैसे, उसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए fz जो है वो z टू द पावर n है, मान लीजिए z टू द पावर n है या an zn है। एंड ये जनरल केस इसलिए भी चलेगा बिकॉज देखिए जब fz इस तरीके से भी आप पुट करेंगे यहां पर, तो ये क्या है, समेशन an zn के फॉर्म का है ये। ठीक है, तो यहां पर इंडिविजुअली टर्म्स में जो है लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में आ जाएगा, बिकॉज हम क्या जानते हैं मॉड ए प्लस बी जो होता है लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी हो जाता है। तो उस तरीके से ये सारी टर्म्स ब्रेक हो जाएंगी एंड सबके इंटीग्रल हम शो करेंगे कि ये जो है कांस्टेंट सी पर नहीं जा पाएंगे अगर आपके पास में पावर आ जाती है z की पॉजिटिव पावर। तो एफ जेड क्या है, ए एन जेड एन हमने लेट किया है। ठीक है, अब अगर एफ जेड इस तरीके से है तो यहां पर जो है हम पुट कर सकते हैं ये वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहां से इंटीग्रल क्या मिलेगा, इंटीग्रल आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा 2 पाई आर मॉड ए एन। ठीक है, मॉड जेड टू द पावर एन। अब देखिए 0 to 1 मॉड ऑफ जेड टू द पावर एन। जेड टू द पावर एन क्या है, मॉड ऑफ जेड टू द पावर एन और dt है। अब z जो है आपका r e टू द पावर 2 पाई आयोटा t है। ठीक है, इसी को हमने जो है z लेट किया है, तो z टू द पावर n मेरा क्या हो जाएगा, r टू द पावर n e टू द पावर 2 पाई आयोटा nt। और अभी हमने देखा कि e टू द पावर 2 पाई आयोटा वाली जो टर्म है उसका मॉड चाहे t की जगह nt हो कुछ भी हो, इसका मॉड हमेशा 1 आना है। एंड r टू द पावर n क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, r वैसे भी पॉजिटिव है। तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, 2 पाई r टू द पावर n प्लस 1 मिल जाएगा, मॉड an मिल जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 dt मिल जाएगा। इंटीग्रल dt क्या हो गया, 0 से 1 1 हो गया, तो ये आपको 2 पाई r n प्लस 1 an मिल गया। एंड ये क्या है, ये जो टर्म है अप्रोचेज इंफिनिटी एज r अप्रोचेज इंफिनिटी। ठीक है, तो यानी कि मतलब ये जो केस है आपके पास में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि z की कोई पॉजिटिव पावर आए। z की जैसे ही पॉजिटिव पावर आएगी ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी लिमिट। ठीक है, एंड मॉड के अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो बाहर तो ये पॉजिटिव पावर रहेगी ही, तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। तो यानी कि ए एन जेड एन में से ये a1 a2 an सारे कोएफिशिएंट जीरो होने पड़ेंगे। तो अब एक केस हमारे पास बचता है कि fz को जो है कांस्टेंट होना पड़ेगा, fz इज इक्वल्स टू a नॉट। बट ए नॉट क्या हो सकता है, ए नॉट जीरो होगा, जीरो से बड़ा होगा, क्या पॉसिबल है ए नॉट। ठीक है, तो वो हमें चेक करना होगा। तो अब देखिए वापिस से जो है अगर हम इसी इंटीग्रल के अंदर पुट करें ए नॉट की वैल्यू, ठीक है, तो 2 पाई आर इंटीग्रल 0 to 1। अब देखिए फंक्शन मैंने जो है कांस्टेंट लिया है ए नॉट, तो सिर्फ और सिर्फ मॉड ए नॉट बाहर आएगा, तो इस मॉड ए नॉट को जो है मैं इंटीग्रल से बाहर लिख सकता हूं। ठीक है, तो मॉड ए नॉट इंटीग्रल के बाहर आ गया, 0 to 1 dt बच गया। 0 to 1 dt क्या हो गया, वापिस से 1 हो गया, तो 2 पाई आर मॉड ए नॉट बच गया। ठीक है,
अब यहां पर भी वही दिक्कत हो गई कि जैसे ही ये जो टर्म है इंफिनिटी को जाएगी, जैसे ही आर इंफिनिटी को जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ए नॉट कांस्टेंट नहीं हो सकता। लेकिन ये बोल ये रहा है कि अप्रोचेस टू सी, फाइनाइट लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट लिमिट को अप्रोच करना चाहिए। तो फाइनाइट लिमिट को तभी अप्रोच कर सकता है, एंड ये इंफिनिटी को कब जाएगा, जब ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो हो। जैसे जो है हम इसे लिख सकते हैं कि 2 पाई आर ए नॉट, ठीक है, approaches infinity as r tends infinity if a naught is not equal to zero, ठीक है, क्योंकि a naught तो कांस्टेंट टर्म है। बट गिवन क्या है आपको कि आपका जो इंटीग्रल है ये अप्रोचेस टू सी, ठीक है, जहां पर सी जो है कांस्टेंट है, सी बिलोंग्स टू आर है, इंफिनिटी नहीं है सी। सी क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट लिमिट है, ठीक है। तो सारे केसेस आपके पास जो है कैंसल आउट हो चुके हैं, z की पावर n हो नहीं सकती, कांस्टेंट के अंदर नॉन जीरो कांस्टेंट हो नहीं सकता, तो इसका मतलब a नॉट इक्वल्स टू जीरो होना पड़ेगा। जैसे ही a नॉट जीरो होगा तो 2 पाई r इंटू जीरो होकर के जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है a नॉट को जीरो होना पड़ेगा। तो a नॉट जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि एफ जेड इक्वल्स टू जीरो, एफ जेड जो है जीरो हो गया, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो जीरो फंक्शन है, वो हर एलिमेंट को जीरो पे ही मैप करता है। इसी कारण से ये जो लिमिट है फाइनाइट आ रही है, वरना नहीं आ पाती, ठीक है। तो यानी कि एफ आपका जीरो फंक्शन हो गया। अब देखिए, जैसे ही जीरो फंक्शन हुआ तो जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई आर इंटू जीरो हो जाएगा। आर को आप चाहे कुछ भी रखें, ये लिमिट किसको टेंड करेगी, जीरो को, एंड जीरो आपका क्या हो गया, सी लिमिट हो गई। तो c इक्वल्स टू जीरो हो गया आपके पास में। फंक्शन f इज कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट है, जीरो भी तो एक कांस्टेंट है। फिर फंक्शन z f 1/z अप्रोचेस टू जीरो एज z टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखिए एफ जेड मेरा क्या है, इक्वल्स टू जीरो है, तो यानी कि एफ 1/z भी क्या होगा, जीरो होगा। तो z इंटू एफ 1/z जो है वो मेरे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसकी अगर मैं लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी लेके जाऊं तो वो भी मेरे पास क्या है, जीरो है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है। c ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, अगर मेरे पास यहां पर फॉर एग्जांपल 2 पाई आर इंटू 1/r होता है, या फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसी टर्म होती कि z जो है यहां पर z टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है, मतलब मेरे पास दो टर्म्स ऐसी होती a एंड b कि ये तो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, ये जीरो को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तब मैं कहता कि मुझे जो है डी हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये इस तरीके से लिमिट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। बट यहां पर फंक्शन पूरा का पूरा जीरो है, यहां पर f टेंड्स टू जीरो नहीं है, यहां पर फंक्शन खुद ही जीरो है। तो जब फंक्शन खुद ही जीरो है, इसलिए 2 पाई आर इंटू जीरो जो है जीरो हो पाया। अगर फंक्शन जीरो नहीं होता, फंक्शन जीरो को टेंड करता हुआ कुछ होता, तो यहां पर डायरेक्ट लिमिट इवेल्युएट नहीं होती इस तरीके से। ऐसा नहीं कर सकते आपकी आपकी आधी लिमिट इंफिनिटी जा रही है, आधी लिमिट जीरो जा रही है, ठीक है। बी पूरा का पूरा जीरो है तब बात अलग है। और दूसरी बात, ये मॉड, इस मॉड ने जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया। अगर ये मॉड नहीं होता तो हम इसको अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते। अगर ये मॉड नहीं होता तो गामा डैश आर टी जो है, तो हम, अगर ये मॉड नहीं होता तो गामा आर टी को हम जेड रखते, गामा डैश आर टी डी टी जो है डायरेक्टली डी जेड हो जाता। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रल जो है मॉड जेड इक्वल टू आर एफ जेड डी जेड हो जाता। तो ये फंक्शन जो है, ये जो इंटीग्रल है थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो मॉड का भी ध्यान रखना इसलिए जरूरी है। तो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।